है आप लोगों का हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग अपने जेआईवी के जो अग्रिम आने वाले एग्जामिनेशन है हमारा जून में, हमारा मई में जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये क्रैश कोर्स आपके आने वाले 60 से 70 दिन के लिए कवर होगा। एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। डे वाइज आपको टॉपिक मिलेंगे, जैसे पीपीबी हुआ, एएफबी हुआ और एलआरएफबी हुआ। डेली बेसिस पे आपको हर एक यूनिट से एक एक मॉड्यूल, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन आपको मिलेगा इस पार्टिकुलर चैनल में। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग जेआईवी के एस्पिरेंट हैं, ताकि डेली बेसिस पे आपको इस क्रैश कोर्स में अगली लगभग हर एक वीडियो हमारा 15 से 20 मिनट का होगा। उसमें हम लोग कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगले यदि आप लोग जेआईवी में अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छा अपने प्रिपरेशन लेवल को अच्छा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्रैश कोर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स, इस पार्टिकुलर वीडियो लेसन्स को फॉलो करें। और दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने मॉड्यूल ए को। अपना जो पीपीबी है यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का जो मॉड्यूल ए है, वो बेस्ड है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और उसका एक ओवरव्यू है। बेसिकली हम लोग जरा देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है स्टडी करने का। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ आरबीआई, दूसरा है कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज, पीडीज, एफआई, कोऑपरेटिव बैंक्स, तीसरा टॉपिक है हमारा सीआरआर और एसएलआर, चौथा टॉपिक है हमारा इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट और पांचवा टॉपिक है हमारा आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये सभी 5 टॉपिक के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा चैप्टर घूमेगा। आइए दोस्तों हम लोग एक एक टॉपिक को क्लैरिटी के साथ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और साथ ही साथ उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है दोस्तों। देखिए फाइनेंशियल सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। बेसिकली ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, ये एक तरह का ढांचा है, ठीक है, जो कि कहाँ हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल होता है। किस लिए अवेलेबल होता है दोस्तों? ताकि हम लोग देखिए, एक तरफ हमारा इकोनॉमी का सरप्लस सेक्टर है और दूसरी तरफ हमारे इकोनॉमी का नीडी सेक्टर है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अपने कैपिटल को सरप्लस सेक्टर से एलोकेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसे? नीडी सेक्टर में। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट में मैंने जो सर्कल बनाया है उसमें मैंने कैपिटल दिखाया है सरप्लस सेक्टर का, और जो राइट में मैंने सर्कल बनाया है उसमें मैंने कैपिटल दिखाया है नीडी सेक्टर का। सरप्लस सेक्टर में आता है हमारा मेनली हाउस होल्ड आता है, और जो नीडी सेक्टर का पार्ट है उसमें आता है हमारा बिजनेस फर्म या गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारा सरप्लस सेक्टर है उससे जो फंड का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है किसके तरफ? नीडी सेक्टर के तरफ, ठीक है। किस रूप में? सेविंग के रूप में। यानी जो लोग हैं वो अपने जो सेविंग जमा किए हुए हैं वो लोग क्या करते हैं, किससे प्रोवाइड करते हैं? गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं या नीडी सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। और उसके एवज में उन्हें क्या मिलता है? तो देखिए फाइनेंशियल सर्विस मिलता है, जैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, इनकम हुआ, ये सब उन्हें मिलता है, ठीक है। और ये सभी चीज़ किनके द्वारा होता है? तो कुछ इंटरमीडिएटरी हैं, जैसे बैंक हुए, एफआई यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, और तीसरे हमारे म्यूचुअल फंड हुए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कौन कौन मेन पार्ट्स है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का इस पार्टिकुलर डायग्राम से, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैक्मिलन बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद जो आपका टॉपिक में मैक्मिलन बुक में लिखा हुआ है उसके बेसिस पे मैंने ये डायग्राम आपके लिए बनाया है। इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अब देखिए फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कुछ कुछ इंटरमीडिएटरी होंगे, मार्केट होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, ये एक तरह का हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग अपने सेविंग को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब जरा देखिए, आप पहला जो फ्लो ऑफ फंड हो रहा है वो आपका सेविंग ही तो है, और जो गवर्नमेंट से जो हाउस होल्ड को फायदा मिल रही है वो किस रूप में मिल रही है? तो वो मिल रही है हमें इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि सेविंग हमारा इन्वेस्टमेंट में टर्न कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सब मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बीच में क्वेश्चन सेशन भी डाला है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड अ सिस्टम बाय विच सेविंग आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक तरह का सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग सेविंग को किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऑप्शन ए करा है लोन, बी करा है इन्वेस्टमेंट, सी करा है रेवेन्यू और डी करा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों साफ साफ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोगों ने देखा है कि एक तरह का सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग अपने सेविंग को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेविंग का इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशन में, वो फैसिलिटेट किया जाता है किसके द्वारा? तो एक्टिव रोल कौन प्ले करता है इसमें? पहला है कैपिटल मार्केट, दूसरा है बैंक, तीसरा है म्यूचुअल फंड और चौथा है पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखिए दोस्तों सेविंग का ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन में ये किसके द्वारा होता है, ये बेसिकली आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा।
कोई कैपिटल मार्केट ही नहीं, बैंक का केवल बैंक ही नहीं, म्यूचुअल फंड ही नहीं, ये सभी के सभी आते हैं दोस्तों। इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम का ये काम है कि अपने सेविंग को इन्वेस्टमेंट में ये कन्वर्ट करेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द स्ट्रक्चर विच इज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी टू मोबिलाइज द कैपिटल फ्रॉम वेरियस सेक्टर एंड एलोकेट द सेम टू द नीडी सेक्टर इज कॉल्ड। अभी हम लोगों ने देखा है कि वो ढांचा बताइए जो कि हमारे अर्थ शास्त्र में अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग अपने कैपिटल को वेरियस सेक्टर से नीडी सेक्टर में एलोकेट कर सके, उसे क्या कहते हैं। ए कर रहा है कैपिटल मार्केट सिस्टम, बी कर रहा है फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, सी कर रहा है बैंकिंग सिस्टम और डी कर रहा है मनी मार्केट सिस्टम। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर कुछ और नहीं है बल्कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम। दोस्तों अब हम लोग जरा फाइनेंशियल सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा हमारा क्या होता है कि कैपिटल का ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिटल का मोबिलाइजेशन होता है वेरियस सेक्टर से और उसे नीडी सेक्टर में हम लोग एलोकेट करते हैं। अब जब हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम का डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं तो देखिए दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में। किस बेसिस पे? तो बेसिस है हमारा क्या एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों 3 रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं इस पार्टिकुलर फ्लो चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल सिस्टम का 3 पार्ट है, एक है हमारा सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, दूसरा है कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी और तीसरा है हमारा इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर। तो दोस्तों इस पार्टिकुलर स्लाइड में मैंने जहाँ जहाँ हो सका है वहाँ पे मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी शो किया है। तो देख सकते हैं सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, कैपिटल मार्केट अथॉरिटी और इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो देखिए दोस्तों सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी से शुरुआत करते हैं। एक बार नटसेल में देख लेते हैं क्या क्या काम होता है इसका। तो देखिए ये मॉनेटरी कंट्रोल को एक्सरसाइज करता है। बेसिकली ये एनबीएफसीज को सुपरवाइज करेगा, प्राइमरी डीलर को सुपरवाइज करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करेगा, कोऑपरेटिव बैंक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। उसके अलावा ये गवर्नमेंट डेब्ट का मैनेजमेंट करेगा, ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह काम करेगा, ये सेल्फ सर्व करता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ मनी मार्केट को ये रेगुलेट करता है। किसके थ्रू? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। कैसे इंस्ट्रूमेंट है? तो CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सभी के थ्रू ये हमारी मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। अब जरा कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी पे आ जाते हैं। तो ये क्या करता है? ये सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है किसे? तो इक्विटी और डेट मार्केट को। ये क्या करता है? ये सुपरवाइज करता है अदर स्टॉक एक्सचेंज को, ब्रोकर को, इक्विटी एंड डेट रेजर को, इन्वेस्टमेंट बैंकर को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को। और दोस्तों ये रजिस्ट्रार जो कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनका भी सुपरविजन यही करता है हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है हमारा वो है इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर्स। तो देखिए इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर का क्या काम है? ये रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है ताकि हम लोग इंश्योरेंस के बिजनेस को अच्छे से रन कर सकें। उसके बाद जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं सबको सुपरवाइज करना, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट स्ट्रक्चर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करना, उसके बाद इंश्योरेंस ब्रोकर को रेगुलेट करना और दोस्तों पेंशन फंड के लिए जो रूल्स होता है उसे फ्रेम करना। और जितने भी पेंशन फंड है सभी का रेगुलेशन भी इन्हीं के हाथ में है। तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी 3 हमारे जो सेगमेंट थे उसको मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं डिटेल में डिस्कशन करते हैं एक एक पार्ट का। फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आप लोगों को एक क्रैश कोर्स के डिटेल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मैंने आज से शुरू किया है। आइए जरा थोड़ा सा आपको क्रैश कोर्स के बारे में बता दूँ। तो दोस्तों ये है हमारा JIV 2021 क्रैश कोर्स का डिटेल। बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 प्लान है, एक है प्लान ए और एक है प्लान बी। प्लान ए में मैं क्या क्या प्रोवाइड करूँगा पहले वो देखिए। तो प्लान ए में मैं आप लोगों को यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। प्रिसाइज जो नोट्स रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने नोट्स आपके सामने दिखाया है, उसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा और बीच बीच में MCQs भी मिलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप MCQ को सॉल्व करें। इसके अलावा जब आप लोग मान लीजिए कि पहला यूनिट को आपने पढ़ा, पहला यूनिट का कंसेप्ट आपने क्लियर किया, उसके MCQ को आपने सॉल्व किया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको डेली बेस्ड मैं टेस्ट करवाऊंगा दोस्तों। मैं आप लोगों को गूगल फोरम के माध्यम से आपको टेस्ट भेजूंगा आपके ईमेल आईडी पे। आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन होंगे यूनिट वाइज, फिर मॉड्यूल वाइज टेस्ट करेंगे और फिर पूरे के पूरे फुल टेस्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो हमारा अगला 60 से 70 दिन का जो टाइम है उसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा आपको मैं वीडियो लेसन प्रोवाइड करूंगा डेली बेसिस पे ताकि जो भी कंसेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। कुल मिलाकर आपको डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है कि आपका सिलेबस जो है निश्चित रूप से कवर होगा टाइम टू टाइम। और जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होगा, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकुलर मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो एक पार्टिकुलर मॉड्यूल का मैं टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आपकी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ मॉड्यूल का जो हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, आप लोग मॉड्यूल का क्विक रिवीजन सेशन को भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो डेली बेसिस पे हमारा ये सेगमेंट चलता रहेगा। अब प्लान भी उन लोगों के लिए जिनका केवल एक ही पेपर बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए किन्हीं का PVB बचा हुआ है, किन्हीं का AFB बचा हुआ है, किन्हीं का RRB बचा हुआ है, तो उनको सेम चीज़ है, उनको भी सबसे पहले थ्योरी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ MCQ प्रोवाइड किया जाएगा। MCQ थ्योरी एकदम कोरिलेटेड होंगे। आप थ्योरी पढ़िए फिर MCQ बनाइए, थ्योरी
थ्योरी पर ही एमसीक्यू बनाइए, और वो एमसीक्यूज वही हैं जो कि जेईई में लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट देना है। आपने जो चीज़ पढ़ा है आपने कितना अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आपको जब मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मॉड्यूल का टेस्ट मिलेगा, और जब पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसका फुल लेंथ टेस्ट होगा, और जब मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो क्विक रिवीजन सेशन होगा। तो फ्रेंड्स, प्लान ए का जो कॉस्ट है वो है ₹500, और जो प्लान बी का कॉस्ट है वो है ₹200। तो यदि आपको तीनों का तीनों लेना है, कॉम्बो लेना है, पीवीबी, एएफबी और एलआरबी तीनों का लेना है, तो आप ₹500 मुझे जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस पार्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर 8292857381 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा क्रैश कोर्स का डिटेल रहा। चलिए दोस्तों, अपने कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को जो कि हमारा चल रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो हम लोग सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी एंड फंक्शन को पढ़ रहे थे, तो देखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी हमारे देश का। इसका जो 2 डिस्टिंक्ट रोल है वो कौन कौन सा है, देखिए, पहला है बैंक सुपरविजन और दूसरा है मॉनेटरी कंट्रोल। तो ये क्या करता है, किसी भी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को ये मेंटेन करता है। कैसे? ऑफ साइट और ऑन साइट सर्वेलेंस के थ्रू। ये कुछ मैकेनिज्म को यूज करता है, जैसे सीआरआर हुआ, एसएलआर हुआ, रेपो रेट्स हुआ, जिसके थ्रू जो हमारा जो प्राइम रेट है लीडिंग बैंक का, उसे ये कंट्रोल करता है दोस्तों। और आरबीआई क्या करता है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को मेंटेन करता है, गवर्नमेंट डेब्ट को मैनेज करता है, और गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह काम करता है, और लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक का ये लेंडर के रूप में काम करता है। तो देखिए, इसको मैं शॉर्ट में समझा दूं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपके लिए एकदम स्लाइड क्रिस्टल क्लियर क्रिएट किया है। पेमेंट एंड सेटलमेंट, गवर्नमेंट डेब्ट, गवर्नमेंट बैंकर, बैंक लेंडर, सीआरआर, एसएलआर। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसी तरह का पीडीएफ आपको मिलेगा। आपको पहले कंसेप्ट बताया जाएगा, फिर आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसका डिस्टिंक्ट रोल है क्या, किस रूप में? ए मॉनेटरी कंट्रोल, बी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड बैंक सुपरविजन, सी फाइनेंशियल सिस्टम सुपरविजन, एंड डी ऑल द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल द अबव। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट क्या हो, अब देखिए, अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं एक एक चीज़ का। पहले बात करते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ताकि एक इफिशियंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को मेंटेन कर सके। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगे, जैसे करेंसी का क्रिएशन, चेस्ट को, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का करेंसी चेस्ट है जिसको होल्ड करता है वो। उसके बाद क्लियरिंग हाउस को मेंटेन करता है, और दोस्तों हमारा जो फंड का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है उसका भी मैकेनिज्म इसके पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी के सभी पार्ट हमारे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसके बेसिस पे, हु इज द रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, यानी हमारा जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम भारत में है उसका रेगुलेटर कौन है? ए है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी है आरबीआई, और डी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों साफ साफ है, ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आरबीआई। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है आरबीआई का वो है गवर्नमेंट डेब्ट। ये क्या करता है दोस्तों, देखिए, इट मैनेजेस द इशूज एंड इज सर्विसिंग ऑफ द गवर्नमेंट डेब्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो देखिए, गवर्नमेंट डेब्ट का सर्विसिंग और उसका जो इशूज है उसको मेंटेन करना, ये इसका काम है। इसके अंदर प्राइस डिस्कवरी आएगा, रेजिंग वॉल्यूम्स आएगा, वॉल्यूम को रेज करना, और ओवरऑल कैश मैनेजमेंट, डेब्ट के टेन्योर तक उसके मेंटेन करना, ये भी आरबीआई का काम है। अब देखिए क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, इशूज एंड सर्विसिंग ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट इज मैनेज्ड बाय, आखिर जो हमारा गवर्नमेंट डेब्ट का इशूइंग करना और सर्विसिंग करना कौन मैनेज करती है? कमर्शियल बैंक मैनेज करती है क्या, सेबी मैनेज करती है, आरबीआई मैनेज करती है, या सभी के सभी मैनेज करते हैं? तो दोस्तों साफ साफ इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई से मैनेज करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो हमारा यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेब्ट है उसका मैनेजमेंट जो है वो आरबीआई का ऑब्लिगेशन है। तो आरबीआई क्या करती है, उसे मैनेज करती है एग्रीमेंट के थ्रू। चलिए, उसके बाद गवर्नमेंट बैंकर क्या है, तो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर के रूप में काम करती है। किस रूप में, तो इसका अकाउंट मेंटेन करती है, उसका डिपॉजिट, उसका और कैश मैनेजमेंट सब कुछ एग्जीक्यूट करती है। कैसे, बॉन्ड को इशू करके या ट्रेजरी बिल को इशू करके। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, और उसे आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा पीडीएफ नोट्स के थ्रू, जो कि मैं अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड के थ्रू ये आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक के लिए बेसिकली कैश मैनेजमेंट सिस्टम को एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद देखिए बैंक लेंडर, सेंट्रल बैंक क्या करती है, बैंक को फैसिलिटेट करती है लिक्विडिटी सपोर्ट के रूप में। ठीक है, तरलता किस बेसिस पे, टेम्पोररी बेसिस पे। तो टेम्पोररी बेसिस पे क्या क्या टूल्स है आरबीआई के पास, आपको पता ही होगा, रेपो, ठीक है,
रिपर्चेबल ट्रांजेक्शन। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को मेंटेन फुलफिल करती है। सीआरआर जानते ही होंगे, सीआरआर एक तरह का डिपॉजिट होता है जो कि बैंक होल्ड करती है, किसके साथ? तो सेंट्रल बैंक के साथ। बेसिकली ये होता क्या है ये दोस्तों, ये एक परसेंटेज है हमारा बैंक का। देखिए बैंक का अपना एक एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे मान लीजिए नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 100 करोड़ है, तो उसका 40% मान लीजिए, तो 40 करोड़ हो जाएगा। ये एक्चुअल परसेंट में आके आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों ये जो एनडीटीएल है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। जितने भी डीटीएल हैं यानी कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, बैंक का, उसमें से उन लायबिलिटी को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है, जो कि आरबीआई ने मैंडेट किया है, तो आपको क्या मिल जाएगा? एनडीटीएल मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, डीटीएल में से उन लायबिलिटीज़ को आप हटा दीजिए जिसे आरबीआई ने मैंडेट किया है, तो आपको एनडीटीएल मिल जाएगा। और उस एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज हमारा सीआरआर होता है। सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, वो हमारे वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, किस चीज़ को? सीआरआर को, ताकि लिक्विडिटी को सक करे बैंकिंग सिस्टम में या पंप करे। दो चीज़ होता है, या तो सक करेगा या पंप करेगा। तो ये जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन का कंट्रैक्शन और इन्हांसमेंट है वो कैसे होता है? वो सीआरआर को बढ़ा के घटा के होता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके साथ पूछता हूँ और इस क्वेश्चन से मैं कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे इस सेशन का। क्या पूछा गया है कि जब आप सीआरआर को घटाएंगे तो बैंक के पास जो लोनेबल फंड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सी बात है। अब आप दिमाग लगाइए दोस्तों, मैं समझाता हूँ। तो करेक्ट आंसर है वो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। सीआरआर का मतलब क्या होता है? सीआरआर का मतलब वो पैसा होता है जो कि आरबीआई के साथ आपको मेंटेन करना है। आप खुद अपने आप को बैंक मान लीजिए और और मैं हूँ आरबीआई मान लीजिए, तो आपको जो पैसा मेरे साथ रखना है, ठीक है, जो कैश मेरे पास रखना है, वो कहलाता है हमारा सीआरआर। अब मान लीजिए सीआरआर बढ़ गया, ठीक है, सीआरआर यदि बढ़ गया तो आपको ज़्यादा पैसा मेरे पास रखना पड़ेगा, यानी बैंकों को ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? आपके पास जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा ना दोस्तों, यानी बैंक के पास जो पैसा है वो कम हो जाएगा। और बैंक के पास जब पैसा कम होगा तो मार्केट में जो तरलता है वो भी तो कम होगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो भी तो कम होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप सीआरआर को घटाएंगे तो जो बैंक के पास लोनेबल फंड होगा वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग एसएलआर पे। एसएलआर होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? ये भी मैंडेटरी डिपॉजिट है, इसमें कोई फ्लेक्सिबल ये नहीं है कि मैंडेटरी डिपॉजिट करना ही है। किस फॉर्म में? तो देखिए ये फॉर्म समझना जरूरी है। सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, जो कि बैंक सेंट्रल बैंक के साथ होल्ड करती है। और दोस्तों इसका भी परसेंटेज होता है, एनडीटीएल का ये भी फिक्स परसेंटेज है। और इसका भी कैलकुलेशन हम लोग डिटेल से ही करते हैं आफ्टर रिमूविंग दोज लायबिलिटीज एज मैंडेटेड बाय द आरबीआई। हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। हाउएवर डू नोट दैट द लायबिलिटी नॉट टू बी इंक्लूडेड हेयर कुड बी डिफरेंट फ्रॉम। हाँ देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो लायबिलिटीज़ हम लोग, देखिए जब एनडीटीएल को कैलकुलेट करते हैं डीटीएल से, तो कुछ लायबिलिटी को घटाते हैं ना, तो जो सीआरआर में घटाएंगे और जो एसएलआर में घटाएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। और जो उसी तरह कंट्रैक्शन इन्हांसमेंट किया जाता है एसएलआर का, ठीक है, ताकि क्रेडिट क्रिएशन का, ताकि हम लोग कैसे करते हैं इस चीज़ को, तो एसएलआर और सीआरआर में घटा के और बढ़ा के। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर जो है वो किस रूप में मेंटेन किया जाएगा? कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में। आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है, ठीक है, 1 and 3, सी है 2 and 3, डी है 1, 2 and 3। तो दोस्तों सभी के सभी रूप में, कैश के रूप में भी कर सकते हैं, गोल्ड के रूप में भी कर सकते हैं, और अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में भी कर सकते हैं। अब जब हम लोग आते हैं कॉमर्शियल बैंक पे, तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ये सभी के सभी हमारी कॉमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ताकि उन्हें फिर वो ताकि लैंड कर सकें और उसे इन्वेस्ट कर सकें। और कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर काम करता है। एनबीएफसीज क्या होता है दोस्तों? एनबीएफसी जो है फंड को कलेक्ट करता है, किससे? तो पब्लिक से कलेक्ट करता है। किस रूप में? तो डिपॉजिट के रूप में। और फिर वो क्या करता है? कुछ इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, जैसे हायर परचेज, लीजिंग, बिल डिस्काउंटिंग। आखिर इस इंस्ट्रूमेंट का क्यों यूज करता है वो? देखिए एक तरफ है हमारा पब्लिक से उसने पैसा लिया डिपॉजिट के रूप में, और कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसका वो यूज करता है ताकि वो पैसा वापस दे सके, टू लैंड मनी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, आरबीआई जो है, आरबीआई हैज़ अलाउड देम दीज एक्टिविटीज़ बाय इशूइंग वैलिड लाइसेंस विदाउट विच नो एनबीएफसीज कैन ऑपरेट। तो आरबीआई जो है एनबीएफसीज को ऑपरेट होने के लिए लाइसेंस इशू करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने कि जो एक्सेप्टेंस है डिपॉजिट का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, वो आरबीआई रेगुलेट करती है किस एक्ट के अंतर्गत? देखिए आपके सामने 5 एक्ट दिए गए हैं। एनबीएफसीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 1948, 1968, 1998, 1988 और 1978। तो दोस्तों ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 1998। तो ये जो एक्ट था जिसके थ्रू हमारा एनबीएफसीज का जो डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस है
वो आरबीआई का रेगुलेट करती है, वो इस एक्ट के तहत करती है जो कि 1998 में आया था। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एफआईज होता है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। तो दोस्तों ये भी आरबीआई के सर्वेलेंस में काम करता है। ये क्या करता है दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर को लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये जो लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करेगी तो इनके पास पैसा तो होना चाहिए ना। वो पैसा कहाँ से आता है, तो वो क्या करती है दोस्तों, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से वो पैसा बोरो करती है। और एक और तरीका है, तो एक तरीका मैंने बताया, और दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म बॉन्ड। ठीक है, कि फाइनेंशियल सिस्टम से लॉन्ग टर्म बॉन्ड लेती है, इस तरह से ये फंड को रेज करती है, और उस फंड को कहाँ लगाती है, वो उस फंड को लगाती है इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर को। तो समझ सकते हैं इसका सिंपल सी भाषा में, एक तरफ से पैसा मिल रहा है, इससे कहाँ से, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या लॉन्ग टर्म बॉन्ड से पैसा मिल रहा है, और उस पैसा को कहाँ ये लगा रही है, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लॉन्ग टर्म फंड्स में लगा रही है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर नॉट क्रिएटेड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड फॉर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था। तो देख सकते हैं मैंने जो नोट तैयार किया आपके लिए एकदम टू द पॉइंट है, आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है, और फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैं कलेक्ट किया हूँ, और तब जाके ये पीडीएफ कंप्लीट किया हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पीडीएफ आपको रिवीजन टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है लॉन्ग टर्म फंड जो हम इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करते हैं उसके लिए नहीं है, म्यूचुअल फंड, एफआईज और एनबीएफसीज। तो दोस्तों अब बताइए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जो फंड क्रिएट करते हैं वो बेसिकली दो पर्पज़ के लिए होता है, एक है लॉन्ग टर्म, एक है इंडस्ट्री के लिए और एक एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन जो म्यूचुअल फंड और एनबीएफसीज है वो नहीं होता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक का। कोऑपरेटिव बैंक को ऑथराइज किया गया है कि वो डिपॉजिट रेज कर सकता है पब्लिक से, और उनको एडवांस भी दे सकता है। देखिए दोनों काम है, पब्लिक से पैसा लेना और उसको लोन देना, ये दोनों काम है दोस्तों, समझ सकते हैं बात को। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एनबीएफसीज का काम क्या है, एफआईज का काम क्या है। ठीक है, जैसे एनबीएफसीज केवल फंड को कलेक्ट कर सकती है डिपॉजिट के रूप में, ठीक है, और फिर हायर परचेज वो एडवांस दे नहीं सकती। ठीक है, वो ये सब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती है पैसा देने के लिए, समझ रहे हैं बात को। फिर एफआई को हम लोगों ने देखा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक को। तो कोऑपरेटिव बैंक एडवांस भी दे सकती है। अब देखिए आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब देखिए ये जो नियम है ना, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। क्वेश्चन देखिए आप 11 नंबर पढ़िए, हु एक्सरसाइजेज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। यानी जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक का जो फंक्शनिंग है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो कौन एक्सरसाइज करता है, आरबीआई, नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट थ्रू रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका आरबीआई। देखिए इस साल के जून में आरबीआई को रिस्पॉन्सिबल कहा गया है कि वो कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल करेगा। धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुक में पुराना डाटा लिखा हुआ है, ये आपको मैं रिसेंट अपडेट आपको बता रहा हूँ। आप न्यूज़ में देखिएगा कि आरबीआई के हाथ में पूरा कोऑपरेटिव बैंक का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ठीक है, इसे आप लोग अपडेट कर लीजिएगा अपने इन्फॉर्मेशन को। चलिए पीडीज का बात करते हैं। ठीक है, पीडीज जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डील करता है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट का हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट का हो, और इस तरह से वो मार्केट को स्ट्रेंथन करता है अपने डील्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तब देखिए प्राइमरी डीलर यानी पीडीज को किस चीज़ में डील करता है, ऑप्शन ए है शेयर में, ऑप्शन बी है म्यूचुअल फंड में, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव में। तो अभी हम लोगों ने देखा ये डील करता है केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, शेयर या म्यूचुअल फंड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंट्रल बैंक अथॉरिटी यानी आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन हम लोगों ने देखा, कहाँ कहाँ आरबीआई का फंक्शन है, क्योंकि डिटेल डिस्कशन किया है दोस्तों, और क्वेश्चन के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम कंसोलिडेट हो। इसके बाद जो लोग मेरे पेड टेस्ट को लेंगे, पेड मेंबर होंगे, उनको मैं टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। यूनिट वाइज टेस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा आपके गूगल फोरम पे। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उस पार्टिकुलर नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो किसके अंदर आता है, तो एससेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा इसका है। वो क्या करता है, वो इक्विटी और डेब्ट मार्केट को कंट्रोल करता है और उसे सुपरवाइज करता है। और दोस्तों इसके अंदर जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं उस पर वो स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस रखता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हुए, ब्रोकर्स हुए, इक्विटी एंड डेब्ट रेजर हुए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हुए, एफआईआई हुए, डिपॉजिटरी एंड रजिस्ट्रार हुए। और दोस्तों सेबी के अप्रूवल के बाद ही ये सब जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको वो सोल्ड कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं वो मैं बता दूं, स्टॉक एक्सचेंजर, ब्रोकर, इक्विटी एंड डेब्ट रेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एफआईआईज। ठीक है,
और उसके बाद डिपॉजिटरीज एंड रजिस्ट्रार। आपको पता होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में जानते होंगे, एएमसी जिसे कहते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है, वो भी सेबी के अंदर आता है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इनमें से कौन सा जो है हमारा सेबी का फंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, तो नहीं पे ध्यान देना है। ऑप्शन ए कर रहा है रेगुलेटिंग ऑफ डेप्ट मार्केट, बी कर रहा है कंट्रोल ओवर इक्विटी मार्केट, सी कर रहा है दोस्तों फ्रेमिंग द रूल फॉर पेंशन फंड, डी कर रहा है हमारा सुपरविजन ओवर लिस्टेड कंपनीज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पेंशन फंड को सेबी से कोई मतलब नहीं है। बाकी डेप्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट, लिस्टेड कंपनीज, ये सभी के सभी रेगुलेट सुपरवाइज करना सेबी का काम है। अब आते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंजर। तो सेबी जो है कुछ स्टॉक एक्सचेंजर को अप्रूव किया है, और इसका काम क्या है दोस्तों, ये स्टॉक एक्सचेंजर आखिर करते क्या है, तो ये सेल और परचेज करते हैं। किस चीज़ का सेल और परचेज, तो सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज। किसके बिहाफ में, तो इन्वेस्टर के बिहाफ में। समझ रहे बात को। तो स्टॉक एक्सचेंजर क्या कहते हैं कि वो इन्वेस्टर के बिहाफ में सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज करते हैं। अब सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आएगा, इक्विटी आएगा, डेप्ट आएगा, डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेमेंट और सिक्योरिटी डिलीवरी को पर्पस ऑफ नेटलिंग सेटलिंग, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कम पाए, तो आप देख सकते हैं अभी आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। और क्या चाहिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए यही तो चाहिए कि पहले कंसेप्ट क्लियर हो, फिर क्वेश्चन को हम लोग बनाएं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन ए कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा कर रहा है शेयर एंड डिवेंचर ऑफ कंपनीज, तीसरा कर रहा है म्युनिसिपल बॉन्ड, पोर्ट ट्रस्ट एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बॉन्ड। तो ऑप्शन ए कर रहा है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के सभी आएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आएंगे, म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी आएंगे, और जो कंपनी के शेयर डिवेंचर, ये सभी के सभी आएंगे। इन सभी सिक्योरिटीज को ये डील करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंजर। अब बात करते हैं ब्रोकर का। तो ब्रोकर किसके बिहाफ में ऑपरेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेट करता है। ये भी सेबी के द्वारा अप्रूवल मिलता है इन्हें। ये इंटरमीडिएटरी का काम करता है। तो किसके बीच में, एक तरफ है बायर और एक तरफ है सेलर। आखिर बायर किसका, सेलर किसका, तो सिक्योरिटीज़ का बायर और सिक्योरिटीज़ का सेलर, ठीक है। और ब्रोकरेज के एक्सचेंज में वो क्या करता है, बिल्ड अप ऑर्डर बुक, कैरी आउट प्राइस डिस्कवरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोकर्स कॉन्ट्रैक्ट बीइंग ऑनर्ड। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, सुपरविजन ओवर स्टॉक ब्रोकर म्यूचुअल फंड इज डन बाय कैपिटल बैंक मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक अथॉरिटी, इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर। अभी हम लोगों ने देखा है ये सभी के सभी पार्ट हमारे सेंट्रल बैंक अथॉरिटी, कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के अंदर आते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इक्विटी एंड डेप्ट रिजर्व। इक्विटी एंड डेप्ट रिजर्व कंपनीज को क्या काम है कि वो प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन और परफॉर्मा प्रोस्पेक्टस में वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसी सेबी से, ताकि वो परमिशन ले सकें इक्विटी और डेप्ट को रेज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, चाहे जिसे मर्चेंट बैंकर भी कहते हैं, वो भी लाइसेंस ऑप्टेन करते हैं सेबी के द्वारा, ताकि वो अलग अलग ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकें, जैसे स्टॉक को इशू करना, फंड को रेज करना, फंड को मैनेज करना, ठीक है। ये सभी काम है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। और बात करते हैं हम लोग FII का, तो ये भी ऑथराइज किया जाते हैं सेबी के द्वारा। ये फॉरेन बेस्ड फंड होते हैं, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FII का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। जो फॉरेन बेस्ड फंड होते हैं वो इंडियन इक्विटी या डेट मार्केट में ये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द फंक्शन ऑफ RBI इन इंडिया। तो RBI का कौन सा फंक्शन के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग द मनी मार्केट, बी है सुपरविजन ओवर NBFCs, सी है सुपरविजन ओवर FII, डी है मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका FII का जो रेगुलर सुपरविजन है वो हमारा RBI का पार्ट नहीं है। पार्टिसिपेटरी नोट लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट आर इशूड बाय, तो दोस्तों ये कौन इशू करता है, तो ये हमारा फॉरेन FII इशू करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। डिपॉजिटरी क्या होता है दोस्तों, तो डिपॉजिटरी बेसिकली सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र होता है बायर से सेलर के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस होता है ये एक्टिविटी को कैरी करती है वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा। और दोस्तों इसमें सिक्योरिटीज़ को डीमैट फॉर्म में इशू किया जाता है और सिक्योर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, डिपॉजिटरी का कौन सा इसमें रेगुलेटर सुपरवाइजर है, IRDA, RBI, सेबी और PFDA। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका सेबी, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन है कि डिपॉजिटरी जो है सिक्योरिटी को डीमेट फॉर्म में होल्ड करता है। इसका क्या मतलब है कि जो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी को होल्ड किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात लास्ट है हमारा IRDA। तो IRDA जो है इंश्योरेंस बिजनेस का रेगुलेटर है। ये जो है दोनों जनरल इंश्योरेंस और हमारा लाइफ इंश्योरेंस दोनों को रेगुलेट करता है। IRDA के पास अथॉरिटी है कि वो लाइसेंस इशू करेगा किसी इंश्योरेंस कंपनीज़ को। ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इशू करता है एप्लीकेंट को, उसको रिन्यू करना, उसे मॉडिफाई करना, उसका विड्रॉ, सस्पेंशन और कैंसिल करना, सभी का सभी इसका पार्ट है। अब देखिए कौन
कौन सा फंक्शन नहीं है आरटीआई का, ये पूछा गया है। इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का रेगुलेटर है, फंड मैनेजिंग पेंशन का रेगुलेशन है, जनरल इंश्योरेंस मार्केट का सुपरविजन है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24, 25 ये मैं अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिए। दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो, चीज़ें आपको क्लियर हुई हो तो एक लेसन की लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, ताकि जो ये मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स शुरुआत किया हूँ उसका फ़ायदा आप लोगों को मिले। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगले लेसन के लिए आप जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिए, जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट लेसन लेके आऊँगा। धन्यवाद।